स्पेस रेस, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद अमेरिका और सोवियत संघ की वो पुरानी होड़, है ना? पर सच तो ये है कि वो कहानी अब काफी पुरानी हो चुकी है। अंतरिक्ष की दौड़ अब पूरी तरह से ड्रामेटिकली बदल चुकी है। हाँ, स्पेस रेस वापस आ गई है, लेकिन ये कोई सीक्वल नहीं है। ये एक बिल्कुल नई कहानी है। इस बार मुकाबला पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। नए नए प्लेयर्स मैदान में उतर आए हैं और खेल के नियम भी बदल चुके हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये नए दावेदार हैं कौन और वो चाहते क्या हैं? चलिए आज इसी नई कॉस्मिक रेस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस नई रेस के स्टार्टिंग पॉइंट से। ये समझने के लिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमें ये देखना होगा कि ये रेस पुरानी वाली रेस से आखिर अलग कैसे है। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम की जो रेस थी वो एक सिंपल सीधी टक्कर थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, बस। लेकिन 21वीं सदी की ये दौड़, ये एक मल्टीप्लेयर गेम की तरह है। इसमें कई देश तो हैं ही, पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है प्राइवेट कंपनियों का आना। इन्होंने तो आकर खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। और इन्हीं नए प्लेयर्स में से एक नाम जो आजकल वाकई में धूम मचा रहा है, वो है भारत। तो आइए जरा देखते हैं कि भारत का ये स्पेस टेक बूम आखिर है क्या और ग्लोबल स्टेज पर इसके क्या मायने हैं। इसरो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो तो खैर लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बना ही रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM-3M6 से एक और सफल मिशन पूरा किया। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के कमर्शियल मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर बन गया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ISRO की नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है। सरकारी सफलताओं के साथ साथ भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियों का एक बिल्कुल नया दौर उड़ान भर रहा है। और इनकी एम्बिशन का लेवल देखिए। एक खबर में कहा गया कि भारत का स्काई रूट स्पेस लॉन्च का उबर बनना चाहता है। जरा सोचिए इसके बारे में। जैसे आप ऐप पर कैब बुक करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट लॉन्च बुक करना। ये मजाक नहीं है, ये वो फ्यूचर है जो अब दस्तक दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से आगे बढ़ कैसी रही हैं? इसका जवाब है इनोवेशन। जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियां 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इस्तेमाल कर रही हैं। अब देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था? इंजन के सैकड़ों पार्ट्स अलग अलग बनते थे, फिर उन्हें जोड़ा जाता था। लेकिन 3D प्रिंटिंग से पूरा का पूरा इंजन एक ही पीस में प्रिंट हो जाता है। इससे टाइम और पैसा दोनों की जबरदस्त बचत होती है। तो हमने भारत जैसे एक उभरते हुए पावर हाउस की बात तो कर ली। अब जरा मैदान के दो सबसे बड़े टाइटन्स पर फोकस करते हैं, अमेरिका और चीन। सच तो ये है कि आज की स्पेस रेस को इन्हीं दोनों की टक्कर डिफाइन कर रही है। ये जो आमने सामने की तुलना है, ये साफ दिखाती है कि मुकाबला कितना टाइट है। चीन में हाल ही में अपने लॉन्ग मार्च 12 रॉकेट से एक कामयाबी तो हासिल की है, जिससे उनकी मीडियम लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ गई है। लेकिन वो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो स्पेसएक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और यहीं पर गेम चेंजर कॉन्सेप्ट आता है, रीयूजेबिलिटी। रॉकेट को लॉन्च के बाद वापस उतारना और फिर से इस्तेमाल करना। सोचिए, इस एक चीज से लॉन्च की कीमत कितनी ज्यादा कम हो जाती है और स्पेस तक पहुंच कितनी सस्ती। चीन की हाल की जो असफलताएं रही हैं, उन्होंने उन्हें इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से लगभग 10 साल पीछे कर दिया है। पर रुकिए, ये रेस सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच की नहीं है। इसमें कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं और कुछ नए खतरे भी, जो इस पूरे सीन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे ज्यादा देश और कंपनियां स्पेस में जा रही हैं, हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट एक बिजी हाईवे जैसा बनता जा रहा है। और जाहिर है, जब ट्रैफिक बढ़ता है तो टक्कर का खतरा भी बढ़ता है, और स्पेस जंक का भी। और ऑर्बिट में कुछ सीरियस चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि रूस एंटी सैटेलाइट वेपन्स पर काम कर रहा है, माने ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को बेकार कर दे या तबाह कर दे। और सिर्फ यही नहीं, कमर्शियल ऑपरेशंस के भी अपने रिस्क हैं। जैसे एक स्टारलिंक सैटेलाइट का केस देखिए, जो खराब होकर अब बेकाबू तरीके से धरती की तरफ गिर रहा है। ये दिखाता है कि स्पेस में काम करना बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए भी कितना रिस्की हो सकता है। और सोचिए, अगर बड़ों के लिए ये हाल है तो नए प्लेयर्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा। इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 या कहूं 0। ये साउथ कोरिया के पहले कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च की सक्सेस रेट है। वो लॉन्च के कुछ ही देर बाद फेल हो गया। ये कड़वी सच्चाई है कि स्पेस में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती।
तो ठीक है, इतनी सारी होड़ है, इतनी कंपटीशन है, पर इस सब के बीच हम असल में सीख क्या रहे हैं? ये सवाल हमें इस पूरी रेस के असली मकसद की तरफ ले जाता है। आखिर इस दौड़ का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है अल्टीमेट कॉस्मिक प्राइज। ये रेस सिर्फ डोमिनेंस के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ी जा रही है इंसानियत के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। हम यहाँ क्यों हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? और मजे की बात यह है कि जवाब मिलने भी लगे हैं। हाल में हुई कॉस्मिक डिस्कवरीज तो सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट को शायद पहली बार एक सुपर किलोनोवा के सबूत मिले हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसा भयानक स्टेलर एक्सप्लोजन है जो नॉर्मल सुपरनोवा से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये खोज यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम घटनाओं के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चैलेंज कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, जरा इस अजीब यूनिवर्स की कुछ और झलकियां देखिए। एक थियरी है कि हमारा यूनिवर्स शायद एक तरफा यानी लॉपसाइडेड हो सकता है, जो बिग बैंग के बारे में हमारे आइडियाज पर ही सवाल खड़े करता है। हबल टेलीस्कोप ने एक ग्रह को बनते हुए देखा है, ऐसी उथल-पुथल भरी जगह पर जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और स्पेरेक्स टेलीस्कोप ने तो 102 अलग-अलग रंगों में पूरे आसमान का पहला मैप तैयार कर लिया है। ये मैप यूनिवर्स की शुरुआत के राज खोलने में हमारी मदद करेगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस नई स्पेस रेस में हम कंट्रोल के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे या फिर डिस्कवरी के लिए एक दूसरे का साथ देंगे? स्पेस में हमारा भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब शायद इसी एक चुनाव पर टिका है।